नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं। दिन के टारगेट यानी किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हमें उस दिन के टारगेट लिखने होते हैं। उस दिन का लक्ष्य लिखना होता है कि आज के दिन हमें क्या प्राप्त करना है, क्या लिखना है। ठीक है जी। आशा कुमारी जी कह रही राधे राधे, आपने टारगेट लिखे हैं कि नहीं? टारगेट विद गौतम जी है हमारे साथ, सुचिता जी हैं, बाकी के विद्यार्थी आशीष बिंद जी हैं, सोलंकी जी हैं, सागर जी हमारे साथ हैं। दिन के टारगेट लिखे हैं ना? दिन के टारगेट यानी सुबह उठते ही लिखिएगा दिन के टारगेट, कोई इसमें छूट का प्रावधान नहीं है। टारगेट लिखने हैं तो लिखने हैं, ठीक है। यानी अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे, उसके साथ साथ करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि केवल हिंदी पर अपने समय को आप लगाएं। बिल्कुल सही है कि अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल जरूर उसको पढ़ेंगे, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट पर भी क्या होना होगा, बाकी के सब्जेक्ट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बाकी के सब्जेक्ट पर भी क्या होगा, ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर जरूर रहती है। ये कार्य हमें करना है। मिनिमम 8 घंटे के टारगेट आपके हैं। अब ईमानदारी के साथ बताइए किस किस ने टारगेट नहीं लिखे हैं। सोनम जी टारगेट लिख गए आपके, गुंजा जी और सुमन गुप्ता जी, आशीष जी और मोनू कुमार जी, किशोर जी टारगेट लिखे हैं ना? लिखना कंपलसरी है, ठीक है जी। और उसके साथ सर अपना रिवीजन, रिवीजन भी करना सर हमें अति आवश्यक है। अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसका रिवीजन आज से 7 दिन के बाद, फिर आज से 14 दिन के बाद और 21 दिन के बाद। आपके पास तो पर्याप्त समय है, 21 दिन के बाद भी आप रिवीजन कर सकते हैं। चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 2 रिवीजनों को हम अवॉइड करने नहीं देंगे। ये तो करने ही करने हैं। गलती नहीं करनी है कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है कल ही उस टॉपिक को लेकर बैठ गए कि चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। नहीं करना होता। या परसों उस टॉपिक को लेकर बैठ गए कि चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। नहीं करना होता। रिवीजन करना होता है 7वें दिन और 14वें दिन, ठीक है ना? 1-2 दिन में दिमाग चीजों को नहीं भूलता है। आगे चलते हैं। अब सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। राधे राधे के साथ सर हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। कल की क्लास में हम वर्णमाला से कुछ विशेष तथ्य करेंगे। आज जो होगा, आज हमारे अल्प प्राण, महाप्राण, सगोश, अगोश सभी कंप्लीट हो जाएंगे। कल क्या होगा कि जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना कि सर बताइए आर किस स्थान पर आता है, तो आप कहते हो कि सर 18 पर आता है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो 23 पर बताइए कि 23 पर क्या आएगा। और नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं नहीं जी मुझे तो 12 पर बताइए, 12वें नंबर पर क्या आएगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो 26वें पर बताइए क्या आएगा। मैंने कहा कि मुझे 19वें पर बताइए कि 19वें पर क्या आएगा। इस तरीके के जब हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के लिए लेटर पढ़ते हैं कि आर 18वें पर है, डब्ल्यू 23वें पर है, एस 19 पर है, इस तरीके से हमारी हिंदी वर्णमाला में भी सवाल आते हैं कि बताइए हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण कौन सा होगा, सबसे अंतिम वर्ण कौन सा होगा, दूसरा वर्ण कौन सा होगा, तीसरा वर्ण कौन सा होगा। इस तरीके के सवाल आते हैं। कई बार क्या आता है, वर्ण विच्छेद आता है कि सर इसका वर्ण विच्छेद करके दिखाइए। आज संयुक्त व्यंजन पढ़ने हैं, अल्पप्राण पढ़ने हैं, महाप्राण पढ़ने हैं, सगोश अगोश ये सभी पढ़ने हैं। आज की क्लास में जो बात होंगी ना, आज की क्लास में जो जो बातें आपको अच्छी लगे वो नोट करते रहिएगा। नोट करने के साथ साथ मैं भी हम भी कुछ आपको नोट कराएंगे। आज की क्लास में ज्यादातर फोकस करना है आपको समझने पर, पूरा ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। लिखने पर थोड़ा सा कम फोकस करना, लिखा भले ही मैं आपको दूंगा लेकिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अच्छी बात है। चलिए तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सभी को राधे राधे है, सभी को राधे राधे है जी। क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे आइए। देखिए हमारी हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें सर, हम प्रकंपित पढ़ चुके हैं, लुंठित पढ़ चुके हैं, कुछ परिभाषाएं भी हमने नोट करी हैं, कुछ परिभाषाएं अभी और नोट करनी है, कुछ परिभाषाएं अभी हमको और नोट करनी है। प्रकंपित पढ़ लिया, लुंठित पढ़ लिया, स्पर्श पढ़ लिया, स्पर्श संघर्षी पढ़ लिया, अंत्यस्थ पढ़ लिए, ऊष्म पढ़ लिए। इसके बाद एक और वर्ण होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? जिन्हें संयुक्त व्यंजन जिन्हें कहा जाता है। उच्छिप्त हमने पढ़े हैं क्या? उच्छिप्त हमने पढ़े हैं, उच्छिप्त पढ़ लिए हैं। हाँ सर, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती उच्छिप्त से। उच्छिप्त को ही सर फेंका हुआ कहते हैं, दुगुण कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, दुपृष्ठ व्यंजन इन्हें कहते हैं। संख्या में 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2। वॉइस में दिक्कत है क्या गुरु जी? वॉइस कम आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? वॉइस में दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है वॉइस में। और जिस किसी की भी आज में दिक्कत आ रही है कि फोन में आवाज नहीं आ रही, उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। दौड़कर कहां जाना है आपको? दौड़कर जाना है किसी ना किसी किराना की शॉप पर। उससे बोलना कि भैया 10 रुपए वाली सर्फ एक्सल की सर्फ दे दो, या 10 एक्सल जो सर्फ एक्सल का छोटा पाउच आता है ना वो दे दो। वो आपको देगा। घर आना, थोड़ा सा गर्म पानी करना,
गर्म पानी करने के बाद उसमें सर्फ को घोलना। और जो आपका फोन है ना, देखिए इसके ना यहाँ पर ये जो स्पीकर है इसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। यहाँ पर कई बार क्या होता है, धूल मिट्टी बहुत घुस जाती है, उसकी वजह से आवाज नहीं आती। तो पहले फोन को साफ करिए अच्छे से। उस सर्फ के पानी से कम 10 मिनट तक ब्रश लगाकर धोना है। और उसको ब्रश से साफ करने के बाद क्या होगा, फिर उसके सारे के सारे जो मिट्टी के कण होंगे ना, फिर वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है। हो सके तो पहले, होने से पहले 2-3 मिनट उस गर्म पानी में गला कर रखना, ताकि जो धूल मिट्टी है वो पहले से ही बाहर आ जाए। फिर साफ करना, फिर 5 मिनट धूप में सुखाना। उसके बाद केवल क्लास की ही नहीं, हर चारों तरफ की आवाजें आपको सुनाई देंगी। फिर तो कुछ माता जी भी कहेंगी, वो आवाज भी आपके कानों में आएगी। पिताजी भी कुछ कहेंगे, वो आवाज भी आपके कानों में आएगी। फिर कुछ भाई बहन भी कहेंगे, वो भी आवाज आपके कानों में आएगी। उसके साथ जो अड़ोसी पड़ोसी कुछ बात करेंगे ना, वो भी आप सुनने लगोगे। सारी की सारी बातें फिर एक साथ आपको सुनाई देंगी। तो ये तरीका आपको अपनाना है, बहुत अच्छा तरीका है ना। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। उसके साथ हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले संयुक्त शब्द का अर्थ समझिए, क्योंकि हमने संयुक्त स्वर भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं हमने? हमने सर संयुक्त स्वर भी पढ़े हैं, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर में हमने कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे सर। और संयुक्त के बारे में तब हमने जाना था कि जब दो भिन्न भिन्न चीज आकर मिले और किसी तीसरी वस्तु का निर्माण हो जाए, किसी तीसरे वर्ण का निर्माण हो जाए। अगर मैं ए के साथ बी को जोड़ूं और सी बन जाए, ये जो प्रक्रिया है, दो अलग अलग चीजें जुड़ी, तीसरी नई चीज बन गई, इसे संयुक्त कहते हैं। जब हमने सर छोटा आ इसके साथ छोटी ई को जोड़ा तो एक नया स्वर बना था, ये संयुक्त स्वर कहलाया। जब इसी छोटे आ के साथ इसी छोटी ए को जोड़ दिया तो बड़ी ए का निर्माण हुआ। इसी छोटे आ के साथ जब छोटे ऊ को जोड़ा तो सर एक छोटा ऊ बना। और इसी छोटे आ के साथ अगर इसी छोटे ऊ को जोड़ा तो सर एक बड़ा ऊ का निर्माण हो गया। इन चारों स्वरों को हमने संयुक्त स्वर कहा था। क्या कहा था? ये सर संयुक्त स्वर है, इन्हें विजातीय स्वर भी कहा था। वही चीज कुछ यहां पर लागू होगी। क्या लागू होगी जरा देखिए। यानी सर संयुक्त स्वर के दौरान हमें 4 स्वर पढ़ने हैं। जब हम का के साथ षटकोण वाले सा को जोड़ते हैं तब बनता है हमारा 6। क्या बनता है? 6। उसके बाद सर ता के साथ रा को जब जोड़ा जाता है तब बनता है सर 3। उसके बाद ज्ञ के साथ जब य को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? ज्ञ के साथ जब य को जोड़ा जाएगा तो सर बनेगा ज्ञ। और जब सीटी वाले सा के साथ रा को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? श्रेय। क्या बनता है? श्रेय बनता है ये। अब याद यहां पर बस एक बात ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? कि सर अगर इसकी बात करें तो इसमें स्वर नहीं है, आगे वाले में सभी के नीचे हलंत लगा है। ये जो छोटा सा डॉट का प्रयोग किया है ना, इसका मतलब है कि ये हलंत है, यहां पर कोई भी स्वर नहीं है, यहां पर स्वर है। अगर परीक्षा में इस तरीके से लिखा जाए ना तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है कि इसके रूप को चेंज कर देता है। अगर इसकी बात करेंगे तो कई बार इसको कहता है कि का के साथ इसमें तो स्वर है ही नहीं, इसमें तो स्वर है ही नहीं। मैं ऐसे भी बना देता हूं, ऐसे भी। ठीक है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है। षटकोण वाले सा के साथ कई बार सर वो स्वर को अलग करता है और इस तरीके से लिख कर देता है। ये हमने अलग किया, छोटे आ को अलग कर देता है और कहता है कि 6 बना है। बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है। अगर इससे रा को आ को अलग कर दूं, यहां पर भी ये स्थिति हो जाएगी, रा के नीचे हलंत आ जाएगा, अंत में आ जोड़ देंगे। संख्या कितनी है इन संयुक्त व्यंजनों की? 4। कितनी है? 4। कितनी संख्या है? संख्या में कितने? 4। और संयुक्त स्वर कितने हैं? संख्या में 4। अगर संयुक्तों को जोड़ दिया जाए, ये भी सवाल बन चुका है कि संयुक्तों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? सर अगर संयुक्त छोड़ दिए जाए 4 तो सर संयुक्त व्यंजन को छोड़ दो, 4 संयुक्त स्वर को छोड़ दो, कुल मिलाकर संख्या 52 है। 52 में से 8 घटाओगे तो संख्या कितनी बचेगी? संख्या बचेगी सर 44। कितनी बचेगी? 44। कितनी बचेगी संख्या? 44। ठीक है, 52 में से 8 गए, संख्या कितनी बचेगी? 44। अगर संयुक्तों को हटा दिया जाए, सवाल बन चुका है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 44। अगर संयुक्तों को हटा दें, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि केवल से संयुक्त को हटाने की बात करी गई और वो 52 में से केवल 4 को कम करते हैं, केवल संयुक्त व्यंजन को कम करते हैं कि संयुक्तों को हटा दिया जाए और वो संख्या करके आते हैं 48 और 48 ही विकल्पों में होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर संयुक्त वर्ण पूछे जाए तो वर्ण में तो सर स्वर भी शामिल होंगे, व्यंजन भी शामिल होंगे, दोनों शामिल होंगे। तो दोनों की संख्या को कम करो, संख्या 44 आएगी। अगर कहता कि संयुक्त स्वर को कम करिए तो 4 कम करते, संयुक्त व्यंजनों को कम करिए तो 4 ही कम करते। संयुक्त वर्ण पूछे गए, वर्ण स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, तब 8 कम होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद सर एक और कंडीशन आती है हमारी हिंदी के अंतर्गत, अल्प प्राण और महाप्राण की।
यानी सर कई बार क्या होता है कि बाह्य प्रयत्न के द्वारा हिंदी के वर्णमालाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सर श्वास के आधार पर, एक कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? पहला प्रकार कौन सा है सर? श्वास यानी वायु मात्रा के आधार पर, वायु मात्रा के आधार पर। और ये सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है जहां से हर एक परीक्षा सवाल पूछती है, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। ठीक है। अच्छा, एक है सर कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। ये दो प्रकार बांटी गए, बाह्य प्रयत्न के आधार। सर अगर मैं वायु मात्रा के आधार पर बात करूं, इसके दो भेद हैं। एक है सर सघोष और एक है सर अघोष। कौन सा भेद है? एक है सर सघोष और एक है अघोष। अरे मैंने उल्टे लिख दिए। यहां पर एक भेद है सर इसका अल्प प्राण, और इसका एक भेद है महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। कंपन के आधार पर बात करी जाए तो सर यहां पर एक भेद है इसका सघोष और एक भेद है अघोष। हम में से कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जो ये नाम पहली बार सुन रहा है? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने अब से पहले कभी भी सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ठीक तरीके से नहीं पढ़े? कितने विद्यार्थी हैं ऐसे? गुरुजी उच्छिष्ट व्यंजन में लिखवाया नहीं आपने, परेशान मत होइए, उसके बारे में लिखवाने की जिम्मेदारी हमारी, हम पहले लिखेंगे। पहले इसको समझने पर फोकस करिए। किस किसने अभी तक अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? अब पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। मोस्ट इंटरेस्टेड मतलब इंपोर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं, जो कि हर एक परीक्षा की रीढ़ की हड्डी होगा, खासकर संधि की। खासकर किसकी? खासकर संधि की। संधि में बहुत काम आएगा। अगर ये टॉपिक अभी वीक रहा तो संधि समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। वायु मात्रा के आधार पर दो भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। वो भेद कौन से हैं? एक है सर महाप्राण और एक है अल्प प्राण। महाप्राण और एक है अल्प प्राण, दो भेद है। पहले तो इन दोनों शब्दों की बनावट देखो कि ये दो शब्द आए कहां से। ये जो शब्द है सर दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है महा, और महा के साथ जोड़ा गया है प्राण। अगर इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया तो ये दोनों शब्द समझ में आ जाएंगे। महा शब्द का अर्थ होता है बहुत, मतलब बहुत। और प्राण, किसी भी शरीर में प्राण कब तक है? जब तक उसकी सांस चल रही है। यहां पर इस प्राण का अर्थ है सांस, यानी वायु। अर्थ का है वायु, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से बहुत वायु बाहर आएगी। बहुत वायु यानी ज्यादा वायु बाहर आएगी, वो महाप्राण होंगे। जस्ट इसका उल्टा ये है। इसमें है सर अल्प, और अल्प के साथ जोड़ा गया है प्राण। अल्प का अर्थ होता है सर कम, और प्राण का अर्थ यहां पर है वायु। क्यों? किसी भी शरीर में प्राण जब तक है, जब तक उसकी सांस चल रही है, जब तक वायु चल रही। जिन भी व्यंजनों को उच्चारित करने में मुंह से कम वायु बाहर आएगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अल्प प्राण। अब इसको प्रैक्टिकल करके लेकर आओ। प्रैक्टिकल से देखो क्या सर ऐसा होता भी है हमारी हिंदी में कि किसी भी वर्ण को बोलने में कम वायु बाहर आए, किसी भी वर्ण को बोलने में ज्यादा वायु बाहर आए। हमने एक वर्ग लिखा हमारा का वर्ग। का वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं? 5। एक आता है सर क, ख, ग, ह, अंगा। ये 5 व्यंजन आ गए। अब खुद से प्रैक्टिकल करो, खुद से प्रैक्टिकल करो। पहले का को बोलकर देखो, फिर खा को बोलकर देखो, और महसूस करो किसके बोलने में ज्यादा वायु मुंह से आ रही है। बोलो जरा क, फिर बोलो ख, महसूस करो। क, ख, महसूस करो किसको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु निकल रही है। जब तक इतना सा महसूस नहीं कर पाओगे तब तक चीजें दिक्कत करेंगी। महसूस करो और मुझे खुद बताओ कि किसको बोलने में ज्यादा वायु बाहर आई। बोलो जरा क, ख, उच्चारित करो। बोलो क, ख, क, ख। तो महसूस करो का को बोलने में तो कम वायु बाहर आ रही है, खा को बोलने में सर थोड़ी सी ज्यादा वायु बाहर आ रही है। महसूस करो क, ख। सर इस खा को बोलने में मुंह से क्या हो रहा है? इस खा को बोलने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आ रही है। खा को बोलने में ज्यादा वायु। वही तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में बहुत वायु बाहर आती है, बहुत वायु, उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो खा महाप्राण होगा क्या? खा महाप्राण होगा। अच्छा, गा को बोलो और घा को बोलो, ग, घ, उच्चारित करो।
गा को बोलो फिर घा को बोलो। ग घ ग घ। किसको बोलने में ज्यादा वायु बाहर आएगी सर? इसको बोलने में ज्यादा वायु बाहर आएगी, घा को बोलने में ज्यादा वायु। इसलिए हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं हमारे। कौन कौन से सर? एक काखा गागा अंगा होता है, फिर आता है सर चा वर्ग, च छ ज झ य होता है, ट ठ ड ढ ण होता है, त थ द थ न होगा, प फ ब भ म। ये सर हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। इनमें से प्रत्येक दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा, प्रत्येक दूसरा चौथा। यानी इसकी अगर बात करें तो सर दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। ये दूसरा और ये चौथा, ये दूसरा और ये चौथा, ये दूसरा और ये चौथा, ये दूसरा ये चौथा, ये दूसरा ये चौथा, इनको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। दूसरे और चौथे को बोलने में क्या आती है सर? मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। एक चीज क्लियर? बस इतना सा ही नहीं है, और भी क्या है कि सर जितने भी हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन यानी संख्या में कितने होते हैं? 4। सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से हाथी, इनको बोलने में भी मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। सीटी वाला सा, सवाल वाला सा, षटकोण वाला सा और हा से हाथी, इनको बोलने में कितनी वायु बाहर आएगी? ज्यादा वायु बाहर आएगी। एक चीज ये क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात है। अल्प प्राण का मतलब समझ में आया कि जहां से कम वायु बाहर आएगी। यानी सर हमने देखा था का और खा को बोलने में का से कम वायु बाहर आ रही थी। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा वर्ण क्या होंगे? इनको बोलने में कम वायु बाहर आती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क्या कहते हैं इनको? अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत यहां पर अगर ऊष्म व्यंजन सम्मिलित हुए हैं, यहां पर सर कुछ वर्ण और सम्मिलित होते हैं जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व, इनको बोलने में भी मुंह से कम वायु बाहर आती है। जिनको बोलने में ऊष्मा निकलती है ना बाहर, उनसे तो ज्यादा वायु बाहर आएगी। जो स्वतंत्र तरीके से उच्चारित हो जाते हैं, लगभग अंत्य मन से उच्चारित होते हैं, ये इनको बोलने में कम वायु बाहर आती है। साथ के साथ जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर, 11 स्वर है ना हमारी हिंदी में, तो 11 के 11 स्वरों को बोलने में मुंह से कम वायु बाहर आती है। अ आ इ ना के बराबर वायु बाहर आती है। ठीक है, ये 11 के 11 स्वर कैसे हैं? अल्प प्राण। अंत्यस्थ व्यंजन कैसे हैं? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कैसा है? अल्प प्राण। कुछ सवाल पूछूं यहां से? कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल करोगे यहां से? अच्छा पहले तो बताओ कि किस किस विद्यार्थी को यहां से क्लियर हुआ कि सर दूसरा चौथा महाप्राण होगा। प्रैक्टिकल करके भी देखा है कि किसको बोलने में ज्यादा वायु बाहर आ रही है। अगर परीक्षा में भूल भी जाओ कि दूसरा चौथा चौथा महाप्राण होगा, प्रैक्टिकल करके देखना कि किसको बोलने में ज्यादा वायु बाहर आ रही है, वही महाप्राण होगा। और किसको बोलने में कम वायु बाहर आ रही है, प्रैक्टिकल करके वही देख लेना कौन सी वायु बाहर आ रही है, कम वायु बाहर आ रही है, वो अल्प प्राण होगा। लेकिन परीक्षा में सामान्यतः समय कम होता, और कम समय के कारण हम इसलिए डायरेक्ट पढ़ लेते हैं दूसरा चौथा महाप्राण है, ऊष्म महाप्राण है, उनके साथ साथ सर अंत्यस्थ महाप्राण है, सभी के सभी स्वर महाप्राण अल्प प्राण है। ये अल्प प्राण है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? पूरी प्लीज A4 सर 4 बजे से कर दीजिए टाइम, ये बड़ी दिक्कत है टाइम की। अब जरा देखिए कि परीक्षा में किस तरीके के सवाल आते हैं। हमारी परीक्षा में सवाल आते हैं कुछ इस तरीके के। मैं जरा कुछ सवाल पूछने का प्रयास करता हूं। आपको बताना है, यानी डायरेक्ट नियम से था सवाल। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अब ये केवल आपको चयन करना है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा। जैसे अभी अभी मैंने लिखा, मैंने का वर्ग लिखा, क ख ग घ अंगा, ये दूसरा और ये चौथा क्या कहलाएगा? सर इनको कहते हैं, इनके बोलने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। ज्यादा के लिए महावायु के लिए प्राण, इन्हें कहा जाता है महाप्राण। क्या कहते हैं इन्हें? महाप्राण के। इसका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए? इस ऐसे सवालों का सटीक उत्तर क्या होगा कि सर इसका तो उत्तर होगा महाप्राण। ये चीज क्लियर हुई? उच्छिप्त के बारे में लिखा नहीं है, अनुनासिक अभी यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में नाक से भी ध्वनि आती हो,
यानी जितने भी स्वर थे सभी के ऊपर अंक की बिंदी लगाकर देखा था, है ना। हाँ, अल्प प्राण ये ठीक तरीके से नहीं लिखा है, अल्प प्राण करिएगा इसको, अल्प प्राण जहां से कम वायु बाहर आती हो, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, उसके बाद कुछ अच्छे सवाल करेंगे। यानी कभी कभी क्या होता है कि सवालों का जो क्रम है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे देखिए, मैंने अगर आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से ढूंढते ये हो गया। जैसे देखिए, मैंने पूछा कि मुझे ओष्ठ के द्वारा भी बोले जाने वाला हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो। कई बार क्या होता है, तीन चार चीजों को मिलाकर एक वर्ण पूछा गया है कि अल्प प्राण भी होना चाहिए, यानी कम वायु भी बाहर आनी चाहिए, अघोष अभी हमने पढ़ा नहीं है, अघोष भी होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, होठ के द्वारा भी बोले जाते। यानी अगर आपने अघोष नहीं पढ़ा है ना, तब भी लगभग सटीक उत्तर तक पहुंच सकते हैं हम। कैसे कि सर ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है हमारा पा वर्ग, प ह ब भ म, ये उच्चारित होता है ओष्ठ के द्वारा। उसके साथ सर ये स्पर्श व्यंजन भी है। अल्प प्राण हम जानते हैं सर पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, क्योंकि दूसरे और चौथे में तो ज्यादा वायु बाहर आती है, इन्हें महाप्राण कहते हैं। यानी 100% उत्तर क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। अभी तक हमने अघोष नहीं पढ़े हैं, अघोष जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इन तीनों में ही कंफ्यूज होते रहेंगे, या तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा। तो पहले अघोष कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके के सवाल करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखो प ब और म, तो देखो यहाँ पर पा भी है, तब तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यही होगा, ए ही होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर तो ये दोनों तो हैं ही नहीं, अगर ये दोनों नहीं है तब तो एक ही है, इस सवाल का उत्तर ये होगा। मैंने कहा था ना लगभग सटीक उत्तर तक पहुंच सकते हो, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लो। अगर यहीं पर ये दोनों विकल्प भी होते तो तब फंस जाते, तो उसके लिए अघोष समझने की आवश्यकता है, ध्यान देना जरा यहाँ पर। तो अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी सर हमने अल्प प्राण और महाप्राण देखा। अभी मैंने बताने का प्रयास किया कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के हैं व्यंजन। एक है सर वायु मात्रा के आधार पर, ये दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि जहां से कम वायु बाहर आती हो मुंह से, उसे अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से वर्ण होंगे सर, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण, उसके साथ सर जितने भी अंत्यस्थ व्यंजन हैं, अंत्यस्थ यानी य र ल व, य र ल व, और सर सभी स्वर, सभी स्वर यानी जितने भी स्वर हैं 11 के 11। महाप्राण में क्या होगा, महाप्राण में सर जहां से ज्यादा वायु बाहर आती हो, और ज्यादा को जा के नीचे नुक्ता का प्रयोग करना, अभी बताएंगे कि नुक्ता का प्रयोग क्यों होता है। ज्यादा, ज्यादा वायु जहां से बाहर आती हो, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। उसके साथ दूसरा और चौथा क्या होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। ऊष्मीय व्यंजन क्या होंगे, ऊष्मीय यानी सीटी वाला सा, कोण वाला सा, सवाल वाला सा और हासे हाथी, ये भी क्या होंगे, ये भी सर महाप्राण होंगे, ज्यादा वायु बाहर आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब है सर कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर दो भागों में स्वरों को बांटा गया है, एक है सर सघोष और अघोष। कंपन के आधार पर, अभी कंपन कहां होता है, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर जो तंत्रियां है ना हमारी, वहां पर कंपन होगा, वहां झंझनाहट होगी, तंत्रियां का मतलब, है ना। यहां पर क्या होगा, हल्की सी झंझनाहट होगी। पहले समझिए स्वर तंत्रियां कहां पर स्थित हैं, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि स्वर तंत्रियां कहां पर हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारी नाक है ना, नाक, नाक में जब बहुत ज्यादा जुकाम होता है तो कुछ विद्यार्थी ना इसको ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं कि भाई अगर समाज में बैठे हैं तो नाक टपक ना जाए, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में सोच कर ही ना कुछ ऐसी फीलिंग होने लगती है, यानी जुगुप्सा की फीलिंग होने लगती है, घृणा की फीलिंग होने लगती है, घृणा आती है। लेकिन जहां पर नाक अंदर से मुख के अंदर जुड़ी हुई है, इस मुख के अंदर नाक जुड़ी हुई है, ताकि हम जो नाक से सांस ले रहे हैं वो हमारे अंदर तक पहुंचती है, ठीक है ना। ये मुख के अंदर जुड़ी हुई है, तो जहां पर जुड़ी हुई है ना वहीं पर स्वर तंत्रियां स्थित हैं। जिस स्थान पर जुड़ी हुई है वहां पर स्वर तंत्रियां हैं। किसी भी वर्ण को बोलने में अगर वहां पर कंपन हो गया तो उसे क्या कहेंगे, सर कंपन हो रहा है तब तो सघोष है, कंपन नहीं हो रहा अघोष है। यहाँ पर दो प्रकार के सर हमें वर्ण पढ़ने हैं, एक पढ़ने हैं सर अघोष, क्या पढ़ने हैं, एक अघोष पढ़ने हैं। अघोष के साथ साथ सर एक पढ़ने हैं हमें सघोष।
अपन ने अघोष पढ़ने सघोष पढ़ने, ध्यान रखिए। ये शब्द दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक उपसर्ग है आगे आ के साथ जोड़ा गया है घोष, और घोष शब्द का अर्थ होता है कंपन। घोष शब्द का अर्थ क्या? कंपन। कंपन को ही सर मैं नाद कहता हूं, इसे ही गूंज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गूंज। जहां पर गूंज नहीं होगी, आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आ जोड़ा जाए ना, वहां पर क्या होगा? वहां पर उसका अर्थ होगा नहीं। जैसे मैंने कहा सत्य, और अगर वो सत्य नहीं है तो आगे आ जोड़ दो, असत्य कर दो, यानी आ का अर्थ होता है नहीं। और मैंने इसके आगे अगर आ जोड़ा है तो इसका अर्थ क्या है? नहीं। यानी जहां पर कंपन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? अघोष। और जहां पर कंपन होगा, जहां पर कंपन होगा वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सर सघोष। जहां पर कंपन, सा का अर्थ होता है सहित, यानी जहां पर कंपन सहित वर्ण उच्चारित होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सर हमारे सघोष। क्या कहलाएंगे? सघोष। यानी जहां पर गूंज होगी, नाद होगी, एक प्रकार का वाइब्रेशन होगा स्वरतंत्रियों में। प्रैक्टिकल करें इसका, प्रैक्टिकल। मैंने लिखा, उसी का वर्ग को लेते हैं। का लिखा, हा लिखा, गा लिखा, हा लिखा और अंगा लिखा। उच्चारित करो और मुझे बताओ किस वर्ण को बोलने में स्वर तंत्रियों में, जहां से नाक अंदर मुंह से जुड़ी हुई है, वहां पर हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। बोलो जरा। क, ख, ग, घ, अंगा। उच्चारित करो, सभी को बोलो। क ख, पहले तो बोलो क और ख को बोल कर देखो, क ख, फिर उसके बाद गा को बोल कर देखो, क ख ग घ अंगा। उच्चारित करो, पहले बोलो, पहले का खा को बोलो, और जैसे ही गा को बोलने का आप प्रयास करोगे उससे पहले हल्का सा वाइब्रेशन महसूस करो स्वर तंत्रियों में। महसूस करो। क ख, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुआ। क ख, कोई भी नहीं हुआ। जैसे ही आपने गा बोला, क ख ग ख अंगा। उच्चारित करो, बोल कर देखो, चाहे पड़ोसी कुछ भी कहे आपसे, बोलो जरा, बोलो जरा। क ख, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने गा बोला, क ख ग घ अंगा, महसूस हुआ? यही क्या है? यही कंपन, यही स्वर तंत्रियों में कंपन है। का और खा को बोलने में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही गा को बोलते हैं तो क्या हो रहा है? हल्का सा वाइब्रेशन महसूस करो स्वर तंत्रियों में। जीभ में नहीं, जीभ वाला तो अलग था, जिसे हमने प्रकंपी कहा था, रा से रथ था वो तो, ठीक है ना, उसे लुंठित भी कहा था। लेकिन स्वर तंत्रियों में कंपन, क ख ग घ अंगा। तो सर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको बोलने में स्वर तंत्रियों में हल्की सी झंझनाहट होती, हल्की सी गूंज, हल्की सी नाद होती है ना, हल्का सा वाइब्रेशन होता है, उसे कह देते हैं। उसी आधार पर इसको बांट दिया गया है। सघोष यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। यानी ये जो प्रत्येक वर्ण है हमारे, ये जो प्रत्येक वर्ण है, ये वाले जो वर्ण हैं जो हमने यहां लिखे, इसका सर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको बोलने में स्वर तंत्रियों में हल्की सी झंझनाहट होती है। को बोलने में स्वर तंत्रियों में हल्की सी झंझनाहट होती है। ये हो गए। उसके साथ सर जब स्वर तंत्रियों में झंझनाहट होगी, क्या स्वर इसके अंतर्गत नहीं आएंगे? सर जब स्वर तंत्रियों में झंझनाहट होगी तो सभी के सभी स्वर को बोलने में झंझनाहट होगी। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर, सबको बोलने में झंझनाहट होती है। उसके साथ सर सभी अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों को भी बोलने में झंझनाहट होती है। य, र, ल, व। और उसके साथ एक ऊष्मीय व्यंजन, एक ऊष्मीय व्यंजन यानी आ से हाथी के, इसको भी बोलने में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट होती है। कुल मिलाकर बात करें सर, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे, 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 3 हो जाएंगे। तो यहां से सर एक वर्ग में अगर 3 है, प्रत्येक 5 वर्ग हैं, 15 वर्ण तो स्पर्शी व्यंजन हो गए। तो यहां से आ गया 15 के साथ साथ सभी स्वर 11 स्वर हैं सर। उसके साथ 4 अंत्यस्थ व्यंजन है, ये भी ठीक है, एक ऊष्म व्यंजन है। कुल मिलाकर जो संख्या हो जाती है इनकी, कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 31। बार बार परीक्षाओं में आता है, बार बार परीक्षाओं में आता है, सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी। कुछ लोग इसको सघोष भी कह देते हैं, कुछ लोग केवल घोष भी कह देते हैं, तो वो भी चल जाएगा। सर अघोष, अघोष में क्या होगा? अघोष में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगा, जैसे कि पहले और दूसरे में नहीं हो रहा।
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस स्थिति में होता है? पहला और दूसरा वर्ण होता है सर अघोष। ये पहला और ये दूसरा, क्या कहेंगे इसको? अघोष कहेंगे। अघोष के साथ साथ सर यहाँ पर कुछ और वर्ण आते हैं। अंत्यस्थ यहाँ आ गए, सभी स्वर यहाँ आ गए, ऊष्मीय से में से एक यहाँ आ गया, बच गए तीन। सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा। इन तीन को बोलने में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, तो ये भी किस श्रेणी में आते हैं? अघोष की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में? अघोष की श्रेणी में। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें कुछ देखने का प्रयास करना है। ये नोट्स पढ़े थे किसी ने? ये नोट्स पढ़े थे किसी ने? नहीं पढ़े थे? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन यानी वर्णों के दो भेद होते हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। हमने सबसे पहले पढ़े अल्प प्राण, जहां पर बोलने में मुंह से कम वायु बाहर आ रही थी। और अल्प प्राण के बारे में पढ़ा कि सर प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होंगे? ये अल्प प्राण होंगे। उसके साथ सर जितने भी अंत्यस्थ व्यंजन है वो क्या होंगे? वो अल्प प्राण होंगे। और साथ की साथ सभी स्वर के बोलने में कम वायु बाहर आती है, अल्प प्राण होंगे। अच्छा, उसके बाद सर हमने महाप्राण पढ़े। महाप्राण के बाद हमने देखा कि सर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होंगे, साथ के साथ ऊष्म व्यंजन महाप्राण होंगे। उसके बाद सर हमने एक और वर्ण पढ़े थे अघोष। अघोष यानी प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे, जिनके बोलने में मुंह से कंपन यानी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, पहला और दूसरा। साथ के साथ सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सवाल वाला सा, तीनों सा यहाँ होते हैं। उसके बाद जो हमने वर्ण पढ़े वो पढ़े थे सर घोष, इन्हें ही हम सघोष कहते हैं, जहां पर प्रत्येक उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, साथ के साथ सर अंत्यस्थ व्यंजन और सभी स्वर। एक हा से हाथी भी है जो कि नीचे है, ये रहा। ये भी क्या होता है? ये भी सघोष होता है। कुछ सवालों के उत्तर बताइए। कुछ सवाल पूछता हूं, इन सवालों के उत्तर बताना, फिर हम चलते हैं आगे। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण यानी किसको बोलने में मुंह से कम वायु बाहर आती है? कम वायु वाले सर कौन कौन से हैं? कम वायु वाले हैं सर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कम वायु वाले होते हैं। उसके साथ सर सभी स्वरों को बोलने में कम वायु बाहर आती है। और अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ यानी य, र, ल, व, ये अल्प प्राण है। कौन सा उत्तर होगा इसका? कौन सा उत्तर? खिचड़ी तो नहीं बनी कि सर क्या अल्प प्राण है, क्या महाप्राण है, क्या अघोष है, क्या सघोष है, सब कुछ भूल। ऐसा तो नहीं हुआ। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सर अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, हमारे दिमाग से तो पता नहीं क्या हो गया, सब मिक्स हो गया। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? सर सब कुछ भुला बैठे हम तो, अभी तक जो भी पढ़ा। तो शुरुआत में तो सर बहुत कुछ समझ में आया था, लेकिन अब तो अल्प प्राण, महाप्राण, पता नहीं क्या क्या कुछ आपने बता दिया। ऐसा है किसी के साथ? ठीक है ना, चलिए, है तो बता देना। डाउट एक भी लेकर नहीं चलना। एक भी अगर आपका डाउट रहा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि चीजें आगे बहुत क्लैश करेंगे। ठीक है, अभी एक एक चीज को स्पष्ट कर रहा हूं। अल्प प्राण का अर्थ पता है? कम वायु आने वाले, यानी जिनके उच्चारण में मुंह से अल्प वायु बाहर आए। अल्प का अर्थ कम होता है और प्राण का अर्थ होता है वायु। किसी भी शरीर में प्राण तब तक है जब तक वायु है, यानी जिन भी व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर आएगी वो अल्प प्राण होंगे। हमने देखा था का वर्ग को कि क, ख, ग, घ, अंगा। सर क और ख में से खा को बोलने में तो ज्यादा वायु, का को बोलने में कम वायु। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखो जरा सर, एक यहां पर कहा गया है कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या होंगे? ये होंगे अल्प प्राण, सभी स्वर और पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। सर देखो, पहला ये है, पहला ये है, पहला ये है। सर ये पहले ही लिखे गए हैं, तो सर इसका उत्तर तो यही होगा। इसका उत्तर तो यही होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है का। चा भी पहला वर्ण है चा वर्ग का। ता वर्ग का पहला वर्ण ही ता है। 5 वर्ग पढ़े थे ना, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। याद आ रहा है कुछ? ये पहले ही वर्ण है, पहले ही वर्ण है। अरे ये पहले वर्ण नहीं पढ़े थे? जैसे इसको सर ये का से शुरू हो रहा है,
इसको का वर्ग पढ़ा, ये चा से शुरू हो रहा है तो ये चा वर्ग पढ़ा, ये ता से शुरू है ता वर्ग पढ़ा, ता से शुरू है ता वर्ग पढ़ा, पा से शुरू है तो पा वर्ग पढ़ा। यानी सर यहां पर दिया गया का भी दिया गया है, चा भी दिया गया है और ता को दिया गया है, इस वाले ता को, इस वाले ता को। का है, क्या है, ता है। पहला तीसरा पांचवा तो सर अल्प प्राणी होते हैं। इस वाले सवाल का जो उत्तर होगा, इस वाले सवाल का उत्तर होगा विकल्प क्रमांक बी। एक और सवाल बताना, एक और सवाल पूछ रहा हूं, ये रहा। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग कौन सा है? कहां पर ज्यादा वायु आने वाले वर्ण उच्चार वो लिखे गए हैं? हम जानते हैं कि सर ज्यादा वायु वाले दूसरा और चौथा ये होते हैं ज्यादा वायु वाले, साथ के साथ जितने भी ऊष्मीय वर्ण हैं, यानी सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से हाथी। उत्तर सोचो जरा। देखिए, अगर सर मैं इस धा की बात करूं तो मुझे पता है कि धा जो है ना हमारा, ये सर त, ह, द, ह, न, ये तो है सर, ये तो चौथा, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा तो नहीं होता। अच्छा, चौथा तो महाप्राण होता है। दूसरे और चौथे की बात करेंगे, दूसरा और चौथा सर महाप्राण होता है, यानी ये तो है। चा की बात करें तो च, छ, ज, झ, य। चा की बात करें सर, चा तो पहला होता है और पहले तीसरे पांचवे तो अल्प प्राण होते हैं, इसकी वजह से ये नहीं हुआ। और हम ये भी जानते हैं कि सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ये तो नहीं होगा। जैसे चा की बात करें, चा पहला है सर, ये नहीं होगा। खा की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि सर क, ख, ग, घ, अंगा। सर खा यहाँ पर है, ये दूसरा ये होता है। उसके बाद सर क्या है, छा है, तो च छ सर ये दूसरा तो होता है। उसके बाद सर ठा है, हम जानते हैं ट ठ, ये भी दूसरा है। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक। ठीक है गुरु जी, बहुत तेज बहुत तेज, क्या कह रहे हो जी? बहुत तेज, पता नहीं क्या कह रहे हो, हमें समझ में नहीं आया, है ना। तो जी आप पी वाई क्यू के क्वेश्चन सेंड करवा दें। वाई क्यू के वर्णमाला से लगभग लगभग आपके पास 600 सवाल आएंगे, है ना, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। 600 सवाल वर्णमाला से, उन पर प्रैक्टिस आपको करनी। कोई भी सवाल जिसमें दिक्कत हो वो तुरंत पूछना है कि सर 600 में से 544 समझ में नहीं आया, या फिर 600 में से सर 448 समझ में नहीं आया। बताने का काम मेरा, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस होगी, है ना। चलिए, अभी हमने क्या किया कि सर विकल्प क्रमांक सी उत्तर हो गया। उसके साथ सर हमने सगोश अघोष भी पढ़े हैं। उत्तर बताइए क्या होगा इस वाले सवाल का। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मतलब दो प्रकार के वर्णों से बना है। एक है सर यहाँ पर आ, और आ के साथ जोड़ा गया घोष। आ वर्ण का अर्थ होता है सर नहीं, और घोष का अर्थ क्या होगा? घोष का अर्थ होगा कंपन। घोष का अर्थ क्या हो? कंपन। जहां पर कंपन नहीं होता वो अघोष होगा। कंपन वैसे कहाँ नहीं होता? कंपन तो हर जगह होता है। जहां पर दो वस्तुएं होंगी कंपन तो होगा ही होगा। कई बार जैसे हमारे जो कंप्यूटर जी हैं और उनकी धर्मपत्नी जी हैं, जब एक ही घर में दो बर्तन होते हैं ना तो खटकते तो हैं, खटकते तो हैं, खटकते हैं, यानी कभी ना कभी ये टकराव की स्थिति आती है। कभी ना कभी ये उनको डांटते हैं, कभी ना कभी वो इनको सुजाकर ऑफिस भेजती हैं, ऐसा हो जाता है कभी, है ना। चलिए, जैसे उस दिन वाली जो कंडीशन थी, आपको याद होगा, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो समझ रहे होंगे कि हमारे कंप्यूटर जी ने ना, इनकी धर्मपत्नी जी का जन्मदिन आया था तो एक हार की डिमांड करी गई थी कंप्यूटर जी के द्वारा, यानी कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी के द्वारा, कि हमें तो हार चाहिए। हार नहीं दिया तो इन पर बहुत ज्यादा प्रहार करके भेजे। प्रहार मतलब उन्होंने इसके आगे को जोड़ दिया, एक नया शब्द बना दिया प्रहार। फिर तो प्रहार करके भेजे इनके ऊपर, झाड़ू के प्रहार, बेलन के प्रहार, पता नहीं किस किस चीज के प्रहार। अगले दिन सूजे हुए आते हैं ऑफिस, है ना। तो कंपन हर जगह होता है। अघोष यानी सर जहां पर कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? ये अघोष होगा। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अरे रुकिए, अंत्यस्थ क्यों? सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सवाल वाला सा, तीन वर्ण सर ये अघोष होते हैं। उत्तर बताइए क्या होगा? पहला और दूसरा कौन सा हो सकता है? कौन सा अघोष है? कौन सा अघोष है सर? देखिए, तब तो इसका उत्तर होगा सर ट, पहला ही ये है। दा की बात करें, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकल्प क्रमांक ए इस सवाल का सटीक उत्तर होगा। एक और सवाल, एक और सवाल ये रहा। इस वाले सवाल का उत्तर बताइए, सघोष कौन सा है? सघोष कौन सा है? सघोष कौन सा होगा? सघोष कौन सा होगा, जरा बताने का प्रयास करिए।
जहां पर सर कंपन होता हो, सा के साथ घोष को जोड़ा गया है। यहाँ पर सा है, इसके साथ क्या जोड़ा गया, इस सा का अर्थ होता है सहित, घोष का अर्थ होता है कंपन, क्या था कंपन, जो कंपन सहित प्रत्येक वर्ग का सर तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर के साथ साथ एक अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व और एक ऊष्म व्यंजन हा से हा। अब बताना है आपको सर, वहां पर ट पहला तो नहीं होता सर, ता वर्ग पहला, का वर्ग पहला, पा वर्ग पहला, तब तो यही सटीक उत्तर होगा। ट ठ ड, ट ठ ड तीसरा वर्ण है, ये बिल्कुल सही है। सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा डी। हमारी जो दीपक साक्या है वो कह रहे हैं दीपक आई लव यू। वाह, अपने आप से मोहब्बत है जी, यानी उनका नाम दीपक है और वो दीपक को ही क्या कह रहे हैं, आई लव यू, यानी अपने आप से ही मोहब्बत है उनको। बहुत अच्छी। गुरु जी नोट्स कैसे बनाए, मैंने बैच ज्वाइन किया, देखिए मैंने कल ही बैच ज्वाइन किया है, कल ही बैच ज्वाइन किया है, तो पिछली कुछ क्लासेस हुई हैं, ज्यादा कुछ हमने नोट नहीं किया है, उनको कंप्लीट करने का प्रयास करिए, उनको कंप्लीट करने का। इन सभी के नोट्स बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, इन सभी को हम लिखेंगे। आगे चलते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मुझे बताइए इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा, इस वाले सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, पहचानने का प्रयास करिए। इस संयुक्तों को छोड़ रहे हैं हम, संयुक्तों को एकदम दरकिनार कर रहे हैं, संयुक्तों को छोड़कर। अब ये नहीं कहा है कि संयुक्त स्वरों को छोड़ दो कि संयुक्त व्यंजनों को छोड़ दो, तो हम तो सभी को छोड़ देंगे, हम तो स्वर को भी छोड़ देंगे कि जो संयुक्त स्वर हैं, जो संयुक्त व्यंजन है उन्हें भी छोड़ देंगे। दोनों ही चार चार हैं, दोनों ही कितने, चार चार। तो कुल मिलाकर जो संख्या बचती है वो कितनी बचती है, 44। 52 में से 44 चले जाएंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 44। विकल्प क्रमांक बी। एक और सवाल देखिए, ये रहा, इस वाले सवाल पर देखिए, नजरें गड़ाओ इस पर और देखो क्या पूछ रहा है। यानी सर स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, हमें पता है का से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, दंत के द्वारा उच्चारित होना चाहिए, दंत के द्वारा तो सर ता वर्ग बोला जाता है, त, थ, द, ध, न, ये ता वर्ग बोला जाता है दांतों के द्वारा, ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी है। सर अघोष होना चाहिए, अघोष मतलब उसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अच्छा, और महाप्राण भी होना चाहिए, महाप्राण यानी उसको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु भी बाहर आनी चाहिए, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण होते हैं, यानी दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण होते हैं। ये तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि ये अघोष नहीं है, अब तो उत्तर इसका क्या होगा, 100% हम श्योर हैं, इसका उत्तर था होगा। क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा था। उत्तर आया समझ में, कहां कहां पर काम आएंगे, अघोष कहां काम आएगा, महाप्राण कहां काम आएगा, दंत, स्पर्श, ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। और जो परीक्षक होता है कई बार सवाल को कठिन बनाने के लिए इस तरीके के सवाल पूछता है। इसका उत्तर क्या होगा, ये एक बार की परीक्षा में सवाल था कि सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं। जब हमने अल्प प्राण और महाप्राण पढ़े तब स्वरों के बारे में हमने पढ़ा था कि सभी के सभी स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण है, उनको बोलने में मुंह से कम वायु बाहर आती है। और जब सघोष अघोष पढ़े तब हमने पढ़ा था कि सभी स्वरों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर सघोष हैं। याद रखिएगा, स्वरों को बोलने में कम वायु बाहर आती है इसलिए अल्प प्राण है, स्वरों को बोलने में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट होती है इसलिए सघोष है। स्वर दोनों ही हैं, सघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। ठीक है, आगे चलते। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इस वाले सवाल को देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करें। क्या क्या कुछ पूछा जा रहा है कि सर मूर्धन्य होना चाहिए जो मूर्धा के द्वारा उच्चारित हो। हम जानते हैं कि सर ट, थ, ड, ध, न, सर जो हमारा टा वर्ग है वो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है, टा वर्ग, ठीक है। उसके साथ स्पर्श व्यंजन तो है ही, सघोष होना चाहिए, सघोष मतलब उसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, झंझनाहट होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है, यानी या तो उत्तर ये तीसरा या चौथा या पांचवा होगा। उसके बाद एक और टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ दी, क्या, नासिका के द्वारा भी उच्चारित होता हो। अरे सर नासिका, और नासिका के द्वारा तो पंचम वर्ण उच्चारित होता है प्रत्येक वर्ग का,
मैंने कहा था इसको बोलने में ये मूर्धा से भी उच्चारित होगा, नाक से भी वायु बाहर आएगी। कहा था ना कि ये अपने वर्ग के अनुसार मूर्धा से तो बोला ही जाएगा, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, उसके साथ साथ मूर्धा से तो उच्चारित होगा ही होगा ये वर्ग के अनुसार। नाक से भी वायु बाहर आएगी, नासिक व्यंजन के अंतर्गत इसको हमने पढ़ा था। अब तो चाहे कुछ भी पढ़ो कुछ भी मत पढ़ो, अब तो इसका उत्तर यही होगा अगर नासिक कह दिया है तो, क्योंकि ना तो नासिक ये है ना ही नासिक ये है, अब तो केवल एक ही बचा है। अब इसका उत्तर क्या होगा, यही होगा। उसके बाद एक और कंडीशन दी गई कि सर अल्प प्राण तो हम जानते हैं कि सर प्रत्येक वर्ण में पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा, तो इसका उत्तर यही होगा, तो इसका उत्तर यही होगा। यानी इसका सवाल का उत्तर क्या है, सी। उत्तर आ गया सभी का। एक और सवाल देखिए क्या, वतस्य, वतस्य व्यंजन कौन सा नहीं है, दो बार लिख दिए गए हैं। वतस्य व्यंजन कौन सा नहीं है, पहचानने का प्रयास। देखिए मैंने कहा था कि ये जो वतस्य है इसका अर्थ होता है दंतमूल। इसका अर्थ क्या होता है, दंतमूल यानी मसूड़ा। इसका अर्थ क्या होता है, मसूड़ा। कई बार क्या होता है कि जो वर्ण दांत से उच्चारित होते हैं ना, या फिर दांतों के आसपास पहुंचते हैं, तो दांतों को छूने के चक्कर में मसूड़े को छूकर चले आते हैं। महसूस करो कौन कौन से हैं। यानी एक है सर हमारा वर्ण न, ना को उच्चारित करने में क्या होगा कि जिह्वा हल्का सा मसूड़ों को छूने का स्पर्श करेगी। न, बोलो जरा ना, तो जिह्वा को महसूस कराओ कि वो मसूड़ों को छू रही है। न। एक है सर र, रा को उच्चारित करने में क्या होगा, जिह्वा मसूड़ों को छुएगी। र, महसूस कंपन तो होगा लेकिन मसूड़ों को छूने की चेष्टा करेगी, र, है ना। एक ऐसा न र, ल, ला को भी बोलने में जिह्वा मसूड़ों को छूती है, इसको छूते मसूड़ों को। एक है सर सवाल वाला सा, इसको भी बोलने में जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है। न, र, ल, स, इन चारों को ही क्या कहा जाता है, चारों को वतस्य कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दंतमूल। दंतमूल यानी मसूड़ा। मसूड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, वतस्य। सुनने में बड़ा कठिन लगता है लेकिन बड़ा ही आसान है। सर रा है, ला है, ना, हमसे क्या पूछा गया कौन सा नहीं है, सर रा भी है, ला भी है, ना भी है, ये नहीं है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है षटकोण वाले सा का, कुछ याद आ रहा है कि सर जो षटकोण वाला सा हमने पढ़ा था, जो षटकोण, अभी हम इस पर बात करेंगे कि डा और डा की पहचान कैसे करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए एक सवाल का उत्तर बताना है, इस वाले सवाल का, इस सवाल का, इस वाले सवाल का उत्तर बताना है। और या रा और डा से भी कुछ सवाल बताना है, तब तक इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। जैसे देखिए मैंने कहा था जब हमने अंत्यस्थ व्यंजन पढ़े, जब हमने अंत्यस्थ व्यंजनों को पढ़ा तब हमने देखा था ये चार हैं, य है, र है, ल है और वा है। जब हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े तो यहां पर भी देखा कि ये भी चार हैं, एक सीटी वाला सा है, एक षटकोण वाला सा है, एक सवाल वाला सा है, एक हास्य हाथी है। दोनों को कंपेयर करके हमने पढ़ा था कि ये जो य और ये जो सीटी वाला सा होगा, तो मैंने बताया था ये दोनों के दोनों तालु से उच्चारित होते हैं, और र और ये षटकोण वाला सा सर ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। मूर्धा के साथ साथ सर ये ला और ये सवाल वाला सा है ये दंत के द्वारा उच्चारित होते हैं। वा का उच्चारण मैंने बताया था कि वा के उच्चारण में क्या होगा, जिह्वा दांत और ओष्ठ दोनों को छूने का प्रयास करती है, दोनों को। और हा के उच्चारण में सर जिह्वा यानी ये जो कौवा है ना मुंह के अंदर, इससे ध्वनि आती है, इसे कहते हैं काकल्य। तो इसको काकल्य कहा था, क्या कहा था, इसको काकल्य कहा था। और काकल्य यानी इसका उच्चारण होता है कंठ के द्वारा, गले के द्वारा। किसके द्वारा होता है इसका उच्चारण, कंठ के द्वारा। इन वर्णों में से ही कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को टच करने का प्रयास करती है। कौन कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था सर न, र, ल, स, ये चार पढ़े थे जिनको जिह्वा मसूड़ों को छूने का प्रयास करेगी। एक तो र है, ल है और एक सा है, तीन तो यही हो गए। एक और होता है सर न, ना को भी उच्चारित करने में जिह्वा दांतों को छूने का, दंतमूल मसूड़ों को छूने का प्रयास करती है ना। हाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तीन तो सर यहीं पर मिल गए। इन दोनों को सर हमने अर्धस्वर कहा था, य और वा को। रा को प्रकंपित और लुंठित कहा था, ला को पार्श्विक कहा था। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, हाँ अच्छी बात। इस वाले सवाल का उत्तर देखिए सर, वा का जो उच्चारण होगा सर वो दंत ओष्ठ, देखो कहां पर है, दंत ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, सर कंठ के द्वारा तो बोला जाता है छोटा आ,
कंठ के द्वारा छोटा आ, ओष्ठ के द्वारा छोटा ऊ, दोनों को मिलाने पर बनता है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ सर ये कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोले जाते हैं, छोटा और बड़ा ऊ। हमने कहा कंठ, कंठ के द्वारा छोटा आ बोला जाता है, तालु के द्वारा बोली जाती है छोटी ई, इसको मिलाने पर छोटी ए बनती है। तो छोटी और बड़ी ए का जो उच्चारण होगा वो कंठ तालु के द्वारा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, अच्छी बात है। ओष्ठ के द्वारा तो हमारा पा वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। कल की जो क्लास होगी वो केवल नोट्स पर केंद्रित होगी। कल हम केवल 1 घंटे में और कुछ नहीं करेंगे, समझ जाएंगे थोड़ा सा कम, नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स, जितना भी पढ़ लिया है। कल कुछ विशेष तथ्यों पर भी बात होगी कि किसका स्थान क्या है। हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? अंतिम वर्ण कौन सा है? जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि सर सबसे अंतिम 26 नंबर पर है कौन सा? 26 नंबर पर है जेड। इसी तरीके से 52वें वर्ण का वर्ण कौन सा होगा? 52, जिसका स्थान 52 होगा। ऑप्शन देता हूं, विकल्प क्रमांक ए बी सी डी। ए में दिया है सर हा से हाथी, बी में दिया है सर गे, यहां पर दिया है सर श्रेय, और यहां पर दिया है त्रय। उत्तर बताइए कौन सा होगा? हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिमवा वर्ण, 52वां वर्ण कौन सा होगा? वाह, ये उत्तर आ गया, बी उत्तर आ गया। बी वालों तुम सबके उत्तर गलत है। हिंदी वर्णमाला का 52वां जो वर्ण है ना वो हा से हाथी है। 52वां वर्ण कौन सा है? हा से हाथी। अब ये क्यों है इसको समझने का प्रयास करेंगे कल। इन तीनों में से कोई नहीं है। ज्यादातर विद्यार्थी देखो दो को उत्तर चुनते हैं, या तो चुनकर आते हैं इसको या उत्तर चुनकर आते हैं इसको, दोनों ही गलत है, हा से हाथी है ना। 52वें नंबर का कौन सा है? ये है हाउसर। हाँ ये हाउसर होगा कल की क्लास में, ठीक है, ये हाउसर होगा कल की क्लास में। कैसे है कैसे नहीं है, गुरु की क्लास 4 बजे कर, 4 बजे भी कर देंगे, लेकिन पहले ना अभी नहीं हो सकती क्योंकि अभी 4 बजे मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है, 4 बजे मैं फ्री नहीं हूँ। देखिए इसके बारे में ना एक हल्का सा हमने अभी अभी पढ़ा है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी ये, यहां पर समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर ये लिखे हुए हों, कहीं पर लिखे हैं क्या? लिखे हुए होंगे कहीं। नहीं लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो हमने 6 जो पढ़ा था ना हमने, ये 6 त्रय गे और श्रेय, मैंने बताया था ये का के साथ षटकोण वाले सा को जोड़ने से बना है। तो इसका जो स्थान होता है वो यहाँ होता है अपने वर्ण वाले, यानी इस का के बगल में, यहाँ पर ये लिखा जाता है, इसका स्थान होता है का के बाद यहाँ पर। ये सर ता के साथ रा को जोड़ने से बना है, तो इसका जो स्थान होगा ये ता के पास होगा। ता देखो कहां पर है, ये रहा, तो इसका स्थान होता है यहाँ। इससे सर ये जा के साथ य को जोड़ने से बना है, य को जोड़ने से, तो इसका स्थान होगा जा के पास, इसका स्थान होता है यहाँ। कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सर सीटी वाले सा के साथ रा को जोड़ने से बना है, तो इसका स्थान सीटी वाले सा के पास होगा क्योंकि उसमें वर्ण। तो सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से हाथी, ये जो होगा ये सर ये सीटी वाले सा के पास आ जाएगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, इस श्रेय जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। अंतिम वर्ण बनता है हा से हाथी। और सबसे पहला कौन सा है हिंदी वर्णमाला का? हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण कौन सा है? सबसे पहला हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण बताओ जरा। मैंने लिखा है ए बी सी डी। इस तरीके के सवाल ना हर एक परीक्षा में बनते हैं और हम हर बार गलत करके आते हैं, और एक एक अंक इंपोर्टेंट है। अच्छा मैंने कहा कि हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण का होगा क्या? हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण छोटा आ होगा क्या, या ये चंद्र बिंदु होगी क्या, या फिर ये अनुस्वार? बताइए हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण, हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण कौन सा होगा? सबसे पहला ना तो छोटा आ होता है ना ही का होता है, ये होती है सबसे पहली, जिसे अयोग वाह कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है ना, अयोग वाह क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
राधे राधे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ सवाल दिए हैं, कुछ नोट्स भी हैं, इन पर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के साथ साथ एक बार पढ़ने का प्रयास करना। कल की क्लास में कंप्लीट लिखाई होगी। लिखाई मतलब तैयार आना लिखने के लिए, ठीक है ना। और स्पीड थोड़ी सी मेंटेन रखना, बढ़ानी है स्पीड, और कुछ अशुद्धि करने से बचना है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।